Hello, students. Welcome or welcome back to my channel. This is me, Sameer, your online study buddy and tutor. तो हमने अपनी क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शुरू कर लिया था। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने 2 लेक्चर्स कवर किए और इससे वेरी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? आयोनिक बॉन्ड, राइट, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। देखो, चैप्टर 3 तो पूरी केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। बट अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में से जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। ओके, सो देखो, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स को हम 3 जो है प्रोसेसेस में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इनरिचमेंट ऑफ और, देन वी विल हैव एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद फाइनली प्योरीफाइंग होता है। बट ये देखो, जब हम इनरिचमेंट ऑफ ओर की बात कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। बट इसको डिस्कस करने से पहले हमें 3 मेजर डेफिनेशंस या टर्म्स पता होनी चाहिए, विच इज मिनरल, ओर एंड गैंग। Though this is a process, first process in the extractions of metals. देखो, सबसे पहला वर्ड है मिनरल, देन है ओर। इनके बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बट हम इनको एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट आर दे एग्जैक्टली। तो मिनरल्स वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली अकर करते हैं अर्थ की क्रस्ट में। ये डायरेक्ट लाइन है हमारी एनसीईआरटी की, राइट। वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो अक्कर करते हैं नेचुरली, मतलब फोम होते हैं नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में, उनको हमने मिनरल्स कहा। और ओर्स किसने कहा? देखो, मिनरल्स ही, जब एक ही टाइप का मिनरल बहुत ज्यादा परसेंटेज में एक जगह पर प्रेजेंट है और जिसको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली फीजिबल है, या फिर आप क्या कह सकते हो, प्रॉफिटेबल है, उसको हमने और कहा। वो मेटल जो कंटेन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड, जिसको मेटल्स भी बोल सकते हैं, का एक ही मेटल का हाई परसेंटेज, और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सके प्रॉफिटेबली, उसको हमने क्या कहा? और कहा। देन मिनरल और ओर समझने के बाद आती है बारी गैंग की। व्हाट इज दिस गैंग? ये इम्प्योरिटीज है किसी भी ओर में प्रेजेंट। एक ओर है, हमने कहा एक ओर था, उसके अंदर एक स्पेसिफिक मेटल का परसेंटेज ज्यादा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही मेटल है। इसमें कोई दूसरा मेटल, तीसरा मेटल भी हो सकता है, पर वो क्या हुए, वो दूसरे और तीसरे मेटल का परसेंटेज कम है, ये इस मेटल का परसेंटेज ज्यादा है, जिसको निकालना हमारे लिए यूजफुल, इकोनॉमिकली फीजिबल या प्रॉफिटेबल हो। पर मेटल के साथ साथ इसके अंदर क्या हो सकता है? डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। वही इम्प्योरिटीज को हमने क्या कहा? गैंग कहा। वो इम्प्योरिटीज हैं जो वो गैंग है, जैसे कि सैंड, सॉयल, ये सारी चीजें। फिर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट प्रोसेस, जिस इज इनरिचमेंट ऑफ और। ये तो अभी तक बेसिक हमने बात करी। पहला प्रोसेस अब हम शुरू करने वाले हैं, प्रोसेस जिससे हम अनवांटेड गैंग को रिमूव कर देते हैं और से, ताकि मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ सके। देखो, जब कोई और है, उसके अंदर एक मेटल है, एक उसके अंदर गैंग है जो कि इम्प्योरिटीज है। जब हम इस सारी चीजों गैंग को हटा देंगे तो बचेगा क्या? मेटल्स। तो गैंग को डिक्रीज करने से मेटल्स का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। तो वही प्रोसेस जिससे हम अनवांटेड गैंग को हटाते हैं कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट बढ़ाने के लिए मेटल का, दैट इज इनरिचमेंट ऑफ और। अब देखो, इसका और को वो करने के लिए, इनरिच करने के लिए या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। पर उससे पहले एक बात हमें समझनी होगी कि हमारे पास है एक रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमने बहुत बार बात किया इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 3 में हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। तो इसको याद कैसे किया? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आओ। वैसे हाइड्रोजन भी आएगा इसके बीच में, बट उसको हम अगर ना लें तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो आपको ये देखना है कि आप इसको कैसे लर्न करोगे। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, स्टार्टिंग में कितने हैं? 5, देन मिड में कितने हैं? 3, देन एंड में है 4। इस तरीके से आपको लर्न करना है कि ये तो मोस्ट रिएक्टिव है, तो हमें पता है ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है।
अब जो हमारे ये एलिमेंट्स है ना, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो कभी फ्री स्टेट में पाई नहीं जा सकते। अब आप ही बताओ, जो चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो किसी ना किसी चीज के साथ तो रिएक्ट करेगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड ही नहीं होते। ये मॉडरेटिवली रिएक्टिव है। ये COS कोस की फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। लेस रिएक्टिव हमारे पास फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। बट एक बात जो जरूर से हमें याद रखनी है कि जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर है, ये कभी कभी कॉम्बाइंड स्टेट में भी पाई जाती हैं। तो कॉपर, मरकरी और सिल्वर आर फाउंड इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। इज इट ओके? ठीक है। अब हमारे पास ये देखो, ये एक टेबल या फ्लो चार्ट आप बोल सकते हो, ये हमारी एनसीईआरटी में हमें गिवन है। वेट, राइट। और कोई भी हमारे पास और है, सबसे पहला जो स्टेप है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। कैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे? इम्प्योरिटीज को घटा देंगे, कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि हाई रिएक्टिविटी के भी हैं, मीडियम रिएक्टिविटी के भी हैं, लो रिएक्टिविटी के भी हैं। हाई रिएक्टिव वाले तो इतने हैं कि वो कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड ही नहीं होते, तो वो किसकी स्टेट में हमेशा कंबाइंड में प्रेजेंट होते हैं। ये कोस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। जो लो होते हैं रिएक्टिविटी में, ये फ्री स्टेट में होते हैं, पर कभी कभी ये भी ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के प्रेजेंट में फॉर्म होते हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, राइट, और था सिल्वर। राइट, इतनी बात हमने अभी तक करी। अब हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्टिविटी के बेसिस पर पढ़ेंगे कि कैसे एक मेटल को उसकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो मिडल में है रिएक्टिविटी सीरीज के, वो कौन है हमारे पास? जिंक है, फेरस है और लेड है। अब हम इनकी बात कर रहे हैं। हमें पता है जो बीच में एग्जिस्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो कोस की फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। अब हमें समझना क्या है, जो ये कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स हैं, देखो ऑक्साइड को तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं आगे, पर अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ऑक्साइड है तो बल्ले बल्ले, बट अगर ऑक्साइड में नहीं है तो हम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को ऑक्साइड में बदलते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में से एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी है देन मतलब कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड से। हम सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं अगर वो ऑक्साइड की प्रेजेंस में फॉर्म नहीं है, क्योंकि मेटल को ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्ट करना इजी है। अब हम कैसे करेंगे सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट? इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट है रोस्टिंग, सेकंड है कैल्सिनेशन। आप इसको याद कैसे रखोगे? कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए यूज किया जाता है, CC। बच गया क्या? रोस्टिंग, वो सल्फाइड्स के लिए। तो कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, और रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। हमने अभी तक क्या बताया कि सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को हमने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान है। अब उसके भी हमने दो प्रोसेस पढ़े, पहला पढ़ा रोस्टिंग, दूसरा पढ़ा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में हमने सल्फाइड ओर्स को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट किया, कैल्सिनेशन में हमने कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया। अब हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, सल्फाइड और जिंक सल्फाइड हमने ले लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन किया, तो जिंक ऑक्साइड अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑक्साइड में, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। जिंक कार्बोनेट को हीट किया, लिमिटेड या फिर एब्सेंस ऑफ एयर बोलो आप, तो हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड तो हो ही नहीं रहा क्योंकि एब्सेंस एयर की, तो जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड तो बनेगी बनेगी क्योंकि कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी तक हमने मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में क्या किया कि हमारे पास अगर ऑक्साइड है मेटल का तो बल्ले बल्ले, और ऑक्साइड पे से नहीं है तो कार्बोनेट और सल्फाइड को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग रिस्पेक्टिवली प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो। अब हमारे पास ऑक्साइड में आ गया मेटल, ऑक्साइड में आ गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस, रिडक्शन। अब समझना है हमें व्हाट इज रिडक्शन। देखो मेटल ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करते हैं कॉरस्पेंडिंग मेटल में एक किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके, जैसे कार्बन को यहाँ पर यूज किया, जैसे जिंक ऑक्साइड को हीट किया कार्बन के साथ तो मेटलिक जिंक हमें मिल गया। अभी हमने पढ़ा कि हमें जिंक
ऑक्साइड मिल गई, ठीक है। कार्बोनेट सल्फाइड को भी हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया तो हमारे पास जिंक की ऑक्साइड आ गई, या फिर जो भी मेटल हमने ले रहे थे मिडिल ऑफ रिएक्टिविटीज उसका हमारे पास ऑक्साइड आ गया। अब उस ऑक्साइड से हमें तो मेटल चाहिए ना, तो उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। वो रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया कार्बन, कार्बन लिया। तो कार्बन हमने जब रिड्यूसिंग एजेंट लिया, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा जिंक को और जिंक बन जाएगा हमारा मेटल, जिंक हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये वैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर आप समझ पा रहे हो तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिडक्शन हुआ। पर हम जिंक ऑक्साइड को जरूरी नहीं है कि कार्बन के साथ ही रिएक्ट कराएं, हम कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, पर वो रिड्यूसिंग एजेंट जो लेंगे ना वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए जिंक से। अगर वो हाईली रिएक्टिव होगा तो इसको डिस्प्लेस कर लेगा। यही हमारी अगला जो कंसेप्ट है कि कार्बन के अलावा भी हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अब आप खुद ही देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रहा हमारे पास जिंक। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव अगर हम कोई भी मेटल ले ले तो वो जिंक को रिप्लेस करेगा या नहीं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना चैप्टर 1 में। तो जिंक से ज्यादा रिएक्टिविटी का कोई भी मेटल ले लो वो जिंक को रिप्लेस करेगा, राइट। अब जैसे हमने लिया मैंगनीज ऑक्साइड, अगर हमारे पास मैंगनीज का ऑक्साइड है तो हमने एल्यूमिनियम लिया, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, तो एल्यूमिनियम मैंगनीज को रिप्लेस करेगा, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में मैंगनीज बन जाएगा, और क्या निकलेगी? हीट। एक हमारे पास थर्माइट रिएक्शन आती है, वो भी इसी तरीके से है। अगर हमने फेरस ऑक्साइड से, सॉरी फेरिक ऑक्साइड से Fe2, तो फेरिक ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया, तो अब हमें एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा और अपनी ऑक्साइड बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन था वो हमारे पास हमें एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएगा उसके ऑक्साइड से। तो ऑक्साइड से मेटल हमें मिल गया और एल्यूमिनियम की एक दूसरी ऑक्साइड बन गई, और हीट ना बहुत ज्यादा रिलीज होती है, यहाँ पर भी हीट रिलीज हुई, इधर भी हीट रिलीज हुई। तो इस रिएक्शन को हमने थर्माइट रिएक्शन कहा, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा जो है रिलीज होती है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कि जो हमारे पास आयरन इवोल्व आउट हुआ ना वो मोल्टन फॉर्म में था। आप समझ पा रहे हो, ये आयरन हमें मोल्टन फॉर्म में मिला, इतनी ज्यादा हीट रिलीज हुई, इसलिए हम इस रिएक्शन को रेलवे ट्रैक्स को और मशीन के क्रैक्ड पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम अपनी ऑक्साइड बना लेगा, इसके ऑक्साइड से इसको रिप्लेस करेगा, और आयरन हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। साथ में हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि ये हीट को हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए, इसलिए हमने इस रिएक्शन को नाम दिया थर्माइट रिएक्शन। क्या नाम दिया? थर्माइट रिएक्शन। ओके, अब हमने मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को कंप्लीट किया। कार्बोनेट और सल्फाइड और से तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से ऑक्साइड में बना दिया, ऑक्साइड का मेटल बन गया, तो हमने रिड्यूस किया उस मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। जरूरी नहीं है कार्बन को ही हम रिड्यूसिंग एजेंट ले, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी का भी ले सकते हैं, पर अब जो मेटल हमें मिलेगा ना वो प्योर नहीं होगा, उसका हम प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे। सबका प्योरिफिकेशन हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे एंड में, दैट इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है, मतलब वो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव फाउंड होते हैं फ्री स्टेट पे भी और कंबाइंड स्टेट में भी, याद रखना। कंबाइंड स्टेट में जैसे कॉपर, मरकरी और सिल्वर, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मरकरी का तो देखो जो ओर होगा, मरकरी का ओर होगा सिनाबार। मैं कुछ बेसिक और बता देता हूं जो आप याद रखना। मरकरी का ओर होगा सिनाबार, ओके।
देन आयरन का ओर होता है हेमाटाइट ओर। ये दो मेन हैं, मरकरी का सिनाबार और आयरन का हेमाटाइट ओर। इनको आप लर्न कर लो क्योंकि एमसीक्यू में या केस स्टडी के असर्शन रीजन में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अब हम मरकरी का हमने लिया एग्जाम्पल। अब जो मेटल्स लो है रिएक्टिविटी सीरीज में वो बहुत ही अनरिएक्टिव है। जो ऑक्साइड है इन मेटल्स के, ये हीटिंग से ही जो है रिड्यूस हो जाते हैं। हमें रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि बहुत अनरिएक्टिव है, इनको सिर्फ हीटिंग से ही हमारे पास मेटल हमें मिल जाता है। सिनाबार और किसका है? मरकरी का। जब हमने इसको हीट किया ये कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। ये प्रोसेस भी कुछ कुछ सिमिलर है, बट यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस है। देखो पहले हम टेबल से समझते हैं। मेटल्स जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में वो सल्फाइड्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। राइट, अभी के लिए हम सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स को ही डिस्कस करते हैं। सल्फाइड्स थे तो रोस्टिंग के प्रोसेस से हमें मिल गया ऑक्साइड। ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। मरकरी का जो और है सिनाबार, दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड। तो हमने क्या किया? इसको हीट किया। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रोस्टिंग। हमने पढ़ा ना अभी पीछे, सल्फाइड्स को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें पास हमारी ऑक्साइड मिल जाएगी और गैस इवोल्व आउट हो जाएगी। अब हमने पढ़ा कि ये जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो लोअर एलिमेंट्स प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो अनरिएक्टिव है, तो इनको सिर्फ हीट देने से ही टूट जाएंगे ये। तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो गए। राइट, ये तो था एक एग्जांपल। दूसरा हम पढ़ते हैं कॉपर का, जो कि कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है भैया, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो, क्योंकि सल्फाइड्स है तो यहाँ पर रोस्टिंग प्रोसेस है, उसकी एप्लीकेशन लग जाएगी। तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। पर ये रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया ऑक्साइड को हीट करने से मेटल मिल जाएगा, पर इधर कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर सल्फाइड भी है। अब ये कहां से आया? जिस वेसल में हम इस रिएक्शन को कर रहे थे वहां पर कॉपर ऑक्साइड के अलावा कुछ कॉपर सल्फाइड भी तो होगा ना। वो कॉपर सल्फाइड जहां वेसल में कुछ कुछ लगा होगा और जो कॉपर ऑक्साइड बनी वो रिएक्ट करेंगी और कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये नहीं लिखना आप पेपर में कि डायरेक्टली लिख दो कॉपर ऑक्साइड। भैया ने कहा था कि अगर हम डायरेक्टली हीट कर देते हैं, क्योंकि तो अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये बन जाएगा कॉपर और ऑक्सीजन। बच्चे करते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड तो उनको एस तो कहीं दिख नहीं रहा, सल्फाइड है नहीं, तो कॉपर और ऑक्सीजन कर देते हैं। पर दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फाइड भी जो वेसल में लगा है वो रिएक्ट करेगा। अब हमने डिस्कस कर लिया लो रिएक्टिविटी सीरीज में, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में। अब हाई रिएक्टिविटी, राइट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ये हाईली रिएक्टिव है। दे आर हाईली रिएक्टिव। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये मेटल बहुत रिएक्टिव है और इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है कार्बन से। ठीक है, क्या बोला हमने? कार्बन नहीं रिड्यूस कर सकता ऑक्साइड्स को, क्योंकि इन मेटल्स की एफिनिटी, मतलब फ्रेंडशिप बोल लो आप समझने के लिए, इन ना एलिमेंट्स की जो टॉप में रिएक्टिव है, इनकी फ्रेंडशिप या एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है कार्बन से। तो हम कार्बन को यूज नहीं करते हैं ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीजन वाई कार्बन इज नॉट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द ऑक्साइड्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इन मेटल्स को हम रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के नाम से। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब ये देखो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन फॉर्म में, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड से। बट हम अपने सिलेबस में अभी इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन क्लोराइड से। मतलब ये इन एलिमेंट्स को, मेटल्स को हम मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा। जैसे कि NaCl है। NaCl कैसे बना? अभी हमने पहले पिछले ही पोर्शन में डिस्कस किया था, चलो रिवाइज हो जाएगा, एक बार करते हैं।
ये देखो, Na के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। Na के पास एक वैकेंट था, क्लोरीन के पास 7 थे, इसको एक चाहिए था, तो इसने एक दिया, तो ये मेटल भी है, 1+ था। क्लोरीन ने एक लिया, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बना, NaCl, राइट। ऐसे हमारा NaCl बना, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, मेटल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव, और क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। अब एनोड मतलब देखो, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास मोल्टन कोई क्लोराइड है, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एनोड हम उसको कहते हैं जिस जिस जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। कोई भी बैटरी अगर हम लेंगे तो उसपे पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। जो आप बल्ब देखते हो, एलईडी बल्ब, उसकी बड़ी लेग होती है, एक छोटी लेग, तो पॉजिटिव भी होता है उसमें, नेगेटिव भी होता है। तो वहीं पे एनोड जो होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज पर कौन अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज आएगा, तो क्लोरीन यहां पर आ जाता है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहां पर कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसको, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो एनोड पर क्लोरीन आएगा, कैथोड पर सोडियम आएगा। अब समझना क्या है ये रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, क्लोरीन था हमारे पास, ठीक है। अब क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज हमको हटाना है, नेगेटिव चार्ज हटाना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हटा दो। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना, तो उसको हमने रिमूव किया, तो हमारे पास क्लोरीन बन गई। अब क्लोरीन ना Cl2 होता है क्लोरीन का फॉर्मूला, तो बैलेंसिंग जब करेंगे तो 2Cl इधर लग जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन, अब हमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए ये, तो बैलेंसिंग के वक्त 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारी क्लोरीन गैस। अब Na है, राइट। Na, देखो अब हमें इसका पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो इसमें हमने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। जो Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो हमने मतलब क्लोरीन को देता है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन, जब भी तो NaCl बनता है, तो अब वो जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो इसमें हमने वापस से ऐड कर दिया, तो हमारे पास Na आ गया। मेटल इज डिपॉजिटेड एट अनोड, और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है कैथोड पर। इसी के साथ हमारे तीनों के तीनों एक्सट्रैक्शंस कंप्लीट होते हैं। पर चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन लो, चाहे आप कार्बन के साथ रिडक्शन लो, दोनों ही रिडक्शन प्रोसेसेस में, राइट, और वैसे हमने डायरेक्टली हीट करने पर भी किया था, कैसे भी करो, जो हमें मेटल ऑब्टेन हुआ वो प्योर मेटल नहीं होता है, वो इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, तो हम उसकी रिफाइनिंग को डिस्कस करते हैं। मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, वो प्योर नहीं होते, वो इम्प्योरिटीज कंटेन करते हैं, जिनको ऑब्टेन मतलब प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए इम्प्योरिटीज को हटाना जरूरी है। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, कॉपर, जिंक, टिन, ये जितने भी मेटल पड़े, इनको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। अब यह क्या आप बात याद रखनी है, इस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल को हमने एनोड बनाया, और एक थिन स्ट्रिपली प्योर मेटल की जिसको कैथोड बनाया। ये समझना बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। एनोड पे हमने क्या लिया, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर कौन सा मेटल, जो अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और कार्बन के साथ रिडक्शन, उनसे हमें जो मेटल मिला है उसको हमने लिया एनोड पर। रीजन क्या है एनोड पर लेने का, हमें मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर, तो यहाँ के एनोड पे से सारी इम्प्योरिटीज कैथोड पर, मतलब इम्प्योरिटीज तो सेटल डाउन हो जाएंगी, सारा का सारा मेटल कैथोड पर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से मेटल मेटल अट्रैक्ट कर जाएगा कैथोड पर, और इम्प्योरिटीज गायब हो जाएंगी, या फिर मतलब एनोड मड, वो हमें पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मतलब हमारे पास प्योर मेटल हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, इसीलिए हमने एनोड पे इम्प्योर मेटल लिया, और एक प्योर मेटल के स्ट्रिप ली कैथोड पर। कैथोड पर प्योर मेटल ये तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मेटल तो कैथोड पर ही अट्रैक्ट करेगा। और हमने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सोल्यूशन लिया वो एसिडिफाइड सोल्ट सोल्यूशन लेंगे। अगर मान लो हमने
इधर हम एनसीईआरटी में कॉपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉपर का इम्प्योर मेटल हमने एनोड बनाया, तो कैथोड कॉपर की प्योर स्ट्रिप लेंगे, तो सोल्यूशन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ठीक है। अब होगा क्या, एनोड पर हमारा इम्प्योर मेटल है, मतलब इम्प्योरिटीज भी हैं, साथ में मेटल भी है। तो एनोड पे से इम्प्योर मेटल डिसॉल्व होगा इसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, और जितना अमाउंट ऑफ मेटल डिसॉल्व होगा उतना ही अमाउंट ऑफ जो हमारा मेटल होगा वो डिपॉजिट भी होगा कैथोड पर। एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन है, जब हम करंट पास कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट से, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। मतलब एनोड पे से प्योर मेटल डिसॉल्व हुआ कॉपर सल्फेट में, और इक्विवेलेंट अमाउंट का कॉपर सल्फेट डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर। ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज थी, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, वो तो कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व हो गई, और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज थी वो जो भी टैंक था या जो भी जिसके अंदर हम इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं उसके बॉटम में जाके सेट हो जाएंगी, और इन इम्प्योरिटीज को हमने कहा एनोड मड। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से ना पूरा ही रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ा, कंसंट्रेशन पढ़ा, मतलब इम्प्योरिटीज को कम कर दो, गैंग को कम कर दो, कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऑक्साइड में प्रेजेंट है तो वेरी गुड, नहीं प्रेजेंट है तो कार्बोनेट या सल्फाइड के प्रेजेंस में फॉर्म होगा। COS कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड। कार्बोनेट सल्फाइड को हमने रिडक्शन के प्रोसेस से, कार्बन रिडक्शन की प्रोसेस से जो है अपना प्योर मेटल ऑब्टेन कर लिया, फिर रिफाइनिंग की। उसके बाद हाई थे जो रिएक्टिविटी में, इनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा मोल्टन ओर में, और एक एल्यूमिनियम है जिसका ऑक्साइड की फॉर्म में भी होता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वी हैव जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, जिसके अंदर हमने Na था जो हमारा, वो किस पर होगा, कैथोड पर, और जो क्लोरीन गैस थी वो होगी एनोड पर। मेटल्स जो लो थे रिएक्टिविटी सीरीज में, ये कम मतलब ये अनरिएक्टिव होते हैं, दे आर नॉट हाईली रिएक्टिव। तो ये क्या करते हैं, व्हाट दे डू, तो ये क्या करते हैं, अनरिएक्टिव होने की वजह से इनको कोई रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन जैसा सच नहीं चाहिए होता, ये हीटिंग से ही हमें अपना मेटल मिल जाता है। अब तीनों केसेस में हमें मेटल अपने मिल गए, मेटल मिले, अब उनको रिफाइन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिफाइनिंग का प्रोसेस पड़ा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एनोड बनाया इम्प्योर मेटल, कैथोड बनाया प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट लिया, एसिडिफाइड सोल्ट सोल्यूशन। तो होगा क्या, एनोड के ऊपर से सारा का सारा मेटल, प्योर मेटल डिसॉल्व होगा कॉपर सल्फेट में, और उतना ही अमाउंट ऑफ, इक्विवेलेंट अमाउंट जितना डिसॉल्व हुआ वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर, जिससे सारा का सारा प्योर मेटल कैथोड पर चला जाता है। इम्प्योरिटीज जो सल्यूबल है वो कॉपर सल्फेट में घुल जाती हैं, और जो सल्यूबल नहीं है वो सेट हो जाती हैं टैंक, वेसल, जिसमें भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसके बॉटम में। इसी के साथ हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है। If you like this video, please hit subscribe button and on the bell ring for more such further informative educational lectures. Your like and subscribe inspires me so much, so don't forget to do that. With that being said, signing off. Bye bye. Thank you so much. All the best.